एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स पहले कम इसलिए होती थी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, प्रोलॉन्ग्ड ब्रेस्ट फीडिंग हुआ करती थी, लार्ज फैमिली साइजेस थे पास्ट में, तो इस वजह से नंबर ऑफ़ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो थे वो कम होते थे पेशेंट्स में। करंटली वुमेन की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है 400 से भी ज़्यादा होते हैं। मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं और पेशेंट जीपीज़ को, गायनेकोलॉजिस्ट को बहुत सारे मेंस्ट्रुअल इश्यूज से रिलेटेड प्रेजेंट कर रही होती हैं। और इसमें कोई पेल्विक पैथोलॉजी भी हो सकती है, मैलिग्नेंट चेंज हो सकता है, बहुत सारी कॉजेज जो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बाज़ औक़ात कोई पेल्विक पैथोलॉजी नहीं होती, इसके बावजूद पेशेंट एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट कर रही होती हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि वो प्रेजेंट एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करती हैं, लेकिन अगर डिटेल हिस्ट्री लें तो उस पर कोई ब्लड लॉस वगैरह हैवी नहीं होता, वो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होती है। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग फीको ने डिफाइन किया है कि एनी ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्राइन कॉर्पस दैट इज एबनॉर्मल इन पैटर्न, रेगुलरिटी और टाइमिंग फ्रॉम द पास्ट 6 months is abnormal uterine bleeding, and heavy menstrual bleeding is heavy menstrual blood loss that interferes with the women's physical, emotional, social and material quality of life. इसका जो प्रेवलेंस है वो 20-25% तक है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की। और इसकी जो कॉजेज़ हैं उसमें पाम कोइन याद रखना है। स्ट्रक्चरल कॉजेज़ हैं पॉलिप, एडिनोमायोसिस, लियोमायोमा, मैलिग्नेंसी। इसके अलावा जो कॉइन है उससे कोएगुलोपैथी और रिलेटेड डिस्फंक्शन है, नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेज में आती हैं। इडियोपैथिक है, नोमिटल कॉजेज है, नॉट येट क्लासीफाइड हैं। तो जो स्ट्रक्चरल कॉजेज में लियोमायोमा है वो मोस्ट कॉमनली एचएमवी के साथ प्रेजेंट कर रहे होते हैं ये पेशेंट। या एचएमवी की मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो यंग एज में फाइब्रॉइड है। इसके अलावा जो है पेशेंट में देखा गया है कि जो पोस्ट कॉटल ब्लीड के साथ मोस्टली सर्वाइकल कैंसर एसोसिएट कर रहा होता है, इंटरमेस्टल ब्लीड के साथ पॉलिप एसोसिएट कर रहा होता है। अब जो पेशेंट इंटरमेस्टल ब्लीडिंग या पोस्ट कॉटल ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करती हैं उसमें फाइब्रॉइड के साथ उनकी एसोसिएशन क्या है। जो सब मिकोजल फाइब्रॉइड हैं वो 30% केसेस में एचएमवी के साथ प्रेजेंट करते हैं, जबकि 20% केसेस में वो जो इंटरमेस्टल ब्लीडिंग या पोस्ट कॉटल ब्लीडिंग के साथ ही फाइब्रॉइड प्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसी से जो पॉलिप हैं, पॉलिप जो है वो 17% केसेस में जो है वो इंटरमेस्टल या पोस्ट कॉटल ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट कर रहा होता है, जबकि 10% केसेस में ये एचएमबी के साथ पॉलिप प्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसकी प्रेजेंटेशन जो होती है वो वेरिएबल है। हिस्टोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज़ आ जाती है पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में, जिसमें हाइपोप्लेजिया विद एटीपिया या विदाउट एटीपिया वो भी एक कॉज होती है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की। इसके अलावा जो प्राइमरी केयर में एंडोमेट्रियल कैंसर का इंसिडेंस है विद कंप्लेंट ऑफ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड, उसमें उसका इंसिडेंस 1 in 10,000 एट द अंडर द एज ऑफ 40 एंड 40 से 44 एज तक जो है इंसिडेंस इसका 3 in 10,000 है और 8 in 10,000 है एट एज 45 to 49। इसी तरह जो सेकेंडरी केयर में इसका इंसिडेंस बिटवीन 0.2 to 1% है। और जो सर्वाइकल कैंसर है पोस्ट कॉटल ब्लीडिंग के साथ जो प्रेजेंट कर रहे होते हैं उसका एट द एज 20-24 इसका इंसिडेंस 1 in 44,000 है और 40 से 44 एज में इसका इंसिडेंस है 1 in 2,800 और 1 in 2,400 है एट द एज 45 to 49 54। नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेज में जिसमें कोएगुलेशन प्रॉब्लम्स आती है उसमें वॉन विली ब्रांड डिजीज़ है। अगर पेशेंट सर्जिकल या डेंटल प्रोसीजर में ब्लीडिंग की हिस्ट्री देती है या सिंस मिनार्की उसको ब्लीडिंग कंप्लीट है, फैमिली हिस्ट्री ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो उसमें फिर वॉन विली ब्रांड डिजीज़ को आप कंसिडर करोगे, उस टेस्टिंग वगैरह करा लोगे। ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन में पीसीओएस है, हार्मोनल प्रॉब्लम। इसके अलावा हार्मोनल प्रॉब्लम में थायराइड फंक्शन टेस्ट हैं वो अपने कराने होते हैं थायराइड डिजीज़ को रूल आउट करने के लिए। एंडोमेट्रियल कॉज में ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन है। और इसके अलावा आइट्रोजेनिक में जो है वो अगर आईयूसीडी पेशेंट यूज़ करती है तो उसमें ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट को। और मायरीना इसके अलावा जो नॉट येट क्लासीफाइड में आती है उसमें एट्रियोवीनस मैलफॉर्मेशंस हैं और एंडोमेट्राइटिस है। मैनेजमेंट कैसे करोगे, अपनी डिटेल हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन करना है पेशेंट का, एज, रिप्रोडक्टिव विशेज़ उसकी पूछनी है और साथ में उसका सिम्टम्स एसोसिएशन क्या है और किस हद तक उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उसे डिस्टर्ब हो रही है। और इसमें हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद आपने अगर 10-12 वीक से कम साइज़ का यूट्रस है एचएमबी में फर्स्ट मेडिकल ट्रीटमेंट दोगे, सीबीसी करा लोगे। अगर पेशेंट का जो साइज़ 10 to 12 वीक से बड़ा है या फिर उसमें बीए पे कोई मैस वगैरह है और पेशेंट फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ है तो फिर आपने फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करनी है। थायराइड फंक्शन टेस्ट सिम्प्टोमेटिक पेशेंट में कराने हैं और फेरेटिन अगर रिक्वायर्ड है तो कराएं, बेस लाइन के तौर पे आपने फेरेटिन नहीं करवाना। इसके अलावा वॉन विलिब्रेंट फैक्टर का कोई पेशेंट हिस्ट्री दे रही है, फैमिली हिस्ट्री या प्रीवियस हिस्ट्री, तो उसमें आपने वॉन विलिब्रेंट फैक्टर कराना है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो बेस्ट है, जो फर्स्ट लाइन है उसमें टीवीएस होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रांस एब्डोमिनल। आप
अपनी डायग्नोसिस को एक्यूरेट करने के लिए आप साथ में, अगर यूट्राइन साइज़ बड़ा है तो आप साथ में ट्रांस एब्डोमिनल भी कर सकते हो TVS के साथ। बेस्ट इसमें स्टेरोस्कोपिक और स्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी या रिजेक्शन है। इसके अलावा जो है इंट्रामेस्टल या पोस्ट क्लोजल ब्लीडिंग के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रही है तो उसमें अपने सर्विस को एग्जामिन करना है, उस पर कोई एब्नॉर्मलिटी है तो आपने कोल्पोस्कोपी कर लेनी है। इंटरमेस्टल ब्लीडिंग के साथ है, पॉलिप वगैरह है तो उसको आपने रिजेक्ट कर लेना है स्टेरोस्कोपी के थ्रू। और इसके अलावा जो है जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसमें जो फर्स्ट लाइन है उस वो नॉन हार्मोनल अगर पेशेंट विलिंग है उसके लिए तो ट्रानेक्सामिक एसिड एंड पेन किलर एनासिड्स, उसमें 29% ब्लीडिंग कंट्रोल होती है, पेन रिलीव होता है बाय मीफेनेमिक एसिड एंड 26 विद नेप्रोक्सिन एंड इबुप्रोफेन से 16%। इसके अलावा 50% तक ट्रानेक्सामिक एसिड ब्लड लॉस को कम करेगा। अगर पेशेंट हार्मोनल के लिए विलिंग है तो उसमें जो है फर्स्ट लाइन वो COCs हैं, वो पेन ब्लीडिंग और रेगुलर करेंगे मेंसेस को, तीनों उसके बेनिफिट्स हैं। और अगर नॉन स्मोकर है पेशेंट, स्पेशली कोई वेस्कुलर डिजीज़ नहीं है तो प्रोजेस्ट्रोजेंस जो होते हैं उसमें साइक्लिकल प्रोजेस्ट्रोजेंस जो हैं वो कॉमनली यूज़ किए जाते थे पास्ट में, लेकिन हाई डोज प्रोजेस्ट्रोजेंस का रोल है जिसमें नॉर्थिस्टिनोन 5 मिलीग्राम TDS में दे सकते हो। और इसके अलावा मायरीना जो है वो बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू साइक्लिकल प्रोजेस्ट्रोजेन। आप मायरीना यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग का पेशेंट को जरूर काउंसिल करना है। और प्रोजेस्ट्रोजेंस जो होते हैं वो सप्रेस करते हैं ओव्यूलेशन को और इनका डायरेक्ट इफेक्ट भी होता है एंडोमेट्रियम के ऊपर भी। डिपोट इंजेक्शन जो होते हैं प्रोजेस्ट्रोजेंस के जिसमें डिपो प्रोवेरा है ये एमेनोरिया इंड्यूस करेगा, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स में ब्लॉटिंग, फ्लूइड रिटेंशन, ब्रेस्ट टेंडरनेस एंड ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग आती है। तो इसलिए और समटाइम्स इसमें देखा गया है बोन लॉस भी होता है जो कि इसके स्टॉप करने के बाद रिवर्स हो जाता है। मायरीना जो है बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू सर्जरी है और इसमें जो है 3 to 10% रिस्क का एक्सपल्जन होता है, 22-35% रिस्क का ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग है और लेस दैन 1% रिस्क का परफोरेशन है। इस रिलेटेड पेशेंट को काउंसिल करना है, अदरवाइज ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव है टू सर्जरी। और या पेशेंट वेट कर या सर्जरी के लिए तो आप ये यूज़ कर सकते हो मायरीना को। अदर मेडिकल थेरेपीज़ में एंड्रोजेंस आते हैं जिसमें जो है डानाजोल है और एंड्रोजेनिक एंटी प्रोजेस्टेरोन गैस्ट्रिनोन आते हैं। गैस्ट्रिनोन के साइड इफ़ेक्ट्स कम है एज़ कम्पेयर टू डानाजोल, तो आप ये ब्लड लॉस को कम करेंगे। और इसके अलावा जो है और साइज़ रिडक्शन में भी रोल प्ले करते हैं। और नेक्स्ट जो आता है नेगेटिव फीडबैक कॉज करेंगे, उनका डायरेक्ट इफेक्ट भी होता है एंडोमेट्रियम के ऊपर। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH एनालॉग्स जो होते हैं ये हाइपोगोनाडल स्टेट कॉज करते हैं वाया देयर सेंट्रल एक्शन। और GnRH एनालॉग्स को आप प्रायर टू सर्जरी यूज़ कर सकते हो फॉर साइज रिडक्शन। इसके अलावा डानाजोल को भी यूज़ कर सकते हो प्रायर टू एंडोमेट्रियल एब्लेशन फॉर कॉजिंग थिनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। इसके अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट जो होती है उसमें अगर पेशेंट विलिंग नहीं है फर्टिलिटी के लिए, डिज़ायर फ्यूचर फर्टिलिटी डिज़ायर्ड नहीं है तो आप उसमें एंडोमेट्रियल एब्लेशन आप उसको ऑफर कर सकते हो। उसमें फर्स्ट जनरेशन टेक्निक्स है और सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जो है 30 to 40 एंडोमेट्रियल एब्लेशन जो है 30 to 40% एमेनोरिया कॉज करेगी और 80% सेटिस्फेक्शन है इसमें। फर्स्ट जनरेशन टेक्निक्स में स्टेथोस्कोपी रिक्वायर्ड होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, कॉस्टली होती है। इसके अलावा इसमें जो ऑप्शन है वो रोलर बॉल एब्लेशन है, इसके अलावा जो है लेज़र एब्लेशन है और एंडोमेट्रियल लूप रिजेक्शन यूजिंग इलेक्ट्रोडायथर्मी है। और इसमें जो रिस्क होता है वो फ्लूइड ओवरलोड का होता है, हेमरेज का, इन्फेक्शन का, परफोरेशन का होता है। और इसके अलावा इसमें जो है फीवर भी हो सकता है पेशेंट को, एंडो और ज़्यादातर इन चीज़ों के चांसेस होते हैं। जो सेकंड जनरेशन टेक्निक्स होती हैं वो लेस कॉस्टली होती हैं और लेस टाइम रिक्वायर्ड होता है इनके लिए, एवरेज 15 मिनट्स। और इनमें जो है जनरल एनेस्थीसिया नहीं, इंस्टेड ऑफ लोकल एनेस्थीसिया आप कर सकते हो। इसमें ऑप्शंस कौन सी होती हैं, थर्मल बलून एब्लेशन है, माइक्रोवेव एंडोमेट्रियल एब्लेशन है और इसके अलावा इम्पीडेंस कंट्रोल्स बायपोलर रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन टेक्निक्स आती हैं। जो इनमें जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसमें जो ज़्यादा कॉमन है सेकंड जनरेशन में वो इक्विपमेंट फेलियर हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग और यूट्राइन क्रैम्प्स ज़्यादा कॉमन है इन सेकंड जनरेशन टेक्निक्स एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। यानी इक्विपमेंट फेलियर जो है वो सेकंड जनरेशन में 9.1 है, फर्स्ट जनरेशन में 1.6% है। नोजिया वॉमिटिंग सेकंड में 19.4% है जबकि फर्स्ट जनरेशन में 7.6 है। यूट्राइन क्रैम्प्स सेकंड में 38.4 हैं जबकि फर्स्ट जनरेशन में 33.2 है। फीवर दोनों में 0.1% है। इसके अलावा एंडोमेट्राइटिस जो है वो भी सेकंड जनरेशन में 2% एज कम्पेयर टू 1.4 इन फर्स्ट जनरेशन। रेस्ट जो फ्लूइड ओवरलोड है, यूट्राइन परफोरेशन है, सर्वाइकल लैसेरेशन है, हेमेटोमेट्रा एंड हेमरेज, ये फर्स्ट जनरेशन में ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन। और जो
मायोमेट्रियल थिकनेस है वो लिखा हुआ है कि आप प्री असेस कर लो बाय अल्ट्रासाउंड, पार्टिकुलरली इन वीमेन विद प्रीवियस यूट्राइन सर्जरी इंक्लूडिंग सिजेरियन सेक्शन और विद अ स्मॉल थिन वॉल्ड यूट्रस। इसके अलावा आपने एंडोमेट्रियल एब्लेशन किन में नहीं करनी, जिनमें कोई एडियंस हैं, पेल्विक इन्फेक्शन है, एंडोमेट्रोसिस की पेशेंट है जिसमें एडहेरेंस हो सकती है यूट्रस की, रिट्रोवर्टेड यूट्रस है या इसकी एडहेरेंस हो सकती है विद द बॉवल और द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस, तो इन पेशेंट मैंने अवॉइड करना है। ये रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है टू एंडोमेट्रियल एब्लेशन। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन सी है? अगर पेशेंट फर्टिलिटी डिजायर करती है तो वो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। लॉन्ग टर्म आउटकम ऑफ एंडोमेट्रियल एब्लेशन अगर देखा जाए तो क्युमुलेटिव हिस्टेरेक्टमी रेट जो है वो 27.4% है आफ्टर 4 ईयर्स। और जो all methods of endometrial ablation are less effective than hysterectomy in reducing blood loss and pain. However, adverse events including sepsis, pyrexia, and blood transfusions are less common with endometrial ablation, and recovery time is also faster. Patient satisfaction high with both the procedures. The overall evidence is that endometrial ablation is an appropriate first-line surgical approach where medical methods have failed or are deemed inappropriate. और इसके अलावा उन्होंने बताया हुआ है कि there is some evidence that long term risk of further surgery including hysterectomy is lower with second generation methods as compared to first generation methods. और इसमें hysterectomy जो है वो definitive treatment है for HMB, और जिसको child bearing नहीं चाहिए उसमें आप hysterectomy जो है वो after endometrial ablation आप उसको hysterectomy ऑफर कर सकते हो। उसमें जो आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टेबल है EBM में जिसमें कॉम्प्लिकेशंस बताएंगे एब्डोमिनल विजाइनल लेप्रोस्कोपी hysterectomy की। जो बॉवल इंजरी है वो एब्डोमिनल से 0.63% है, विजाइनल से 0% है और लेप्रोस्कोपिक से 0.22 है। यूरिनरी ट्रैक्ट इंजरी जो है वो एब्डोमिनल से 0.94 है, विजाइनल से 1.21 है, लेप्रोस्कोपिक से 3.24 है। वैस्कुलर इंजरी जो है वो एब्डोमिनल से 0.77 है, विजाइनल से 0.94 है और लेप्रोस्कोपिक से 1.54 है। ऑल इंजरीज 2.34 है विद एब्डोमिनल, विजाइनल से 2.15 और लेप्रोस्कोपिक से 5। पेल्विक हिमेटोमा एब्डोमिनल से 5.23 है, विजाइनल से 4.4 एंड लेप्रोस्कोपिक से 3.75। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है 4.35 है विद एब्डोमिनल, विजाइनल से 3.22 और 3.54 है विद लेप्रोस्कोपिक। इन्फेक्टिव कॉम्प्लिकेशन जो है ओवरऑल फेब्रल मोबिलिटी जो एब्डोमिनल से 13.15 है, विजाइनल से 7.73 है, लेप्रोस्कोपिक से 10.01 है। और जो इसमें आपने जो हिस्टेरेक्टमी करते हुए जो माइंड में चीज़ें रखनी है वो साइज़ यूट्रस का क्या है, मोबिलिटी कैसी है, विजाइनल एक्सेस पॉसिबल है या नहीं, हिस्ट्री और ऑफ प्रीवियस सर्जरी या प्रेजेंस ऑफ अदर गायनेकोलॉजिकल डिजीज़ लाइक एंडोमेट्रोसिस है, तो वो आपने देख लेनी है कि इसको विजाइनल अब पॉसिबल है या एब्डोमिनल करना पड़ेगा। इसके अलावा स्किल और एक्सपर्टाइज ऑफ इंडिविजुअल सर्जन वो भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जो हिस्टेरेक्टमी टोटल हिस्टेरेक्टमी करा रहे होते हैं, सॉरी सब टोटल हिस्टेरेक्टमी, उनको आपने काउंसिल करना है। देयर इज 7% रिस्क ऑफ अकरेंस ऑफ ऑन गोइंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। और इसके अलावा जो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि HMB में जो मायरीना है ना वो इनिशियली ऑफर करो आप फॉर मैनेजमेंट ऑफ HMB फॉलोड बाय एंडोमेट्रियल एब्लेशन इफ मेडिकल मैनेजमेंट फेल्स और इज अनएक्सेप्टेबल। हिस्टेरेक्टमी शुड बी कंसिडर्ड ओनली इफ दीज अदर ऑप्शंस फेल और आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, तो आप हिस्टेरेक्टमी की तरफ जाते हो। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स जो होते हैं ये B9 ट्यूमर्स होते हैं राइजिंग फ्रॉम मायोमेट्रियम, और ये सिंगल भी होते हैं मल्टीपल भी होते हैं। देर कंपोज्ड ऑफ हॉरल्स ऑफ स्मूथ मसल एंड कनेक्टिव टिश्यू। इनकी जो प्रेजेंटेशन होती है इनके साइज़ और इनकी लोकेशन पर डिपेंड करती है। ये HMB के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। एसिम्प्टोमेटिक पेल्विक मैस भी हो सकता है, मतलब उसमें HMB नहीं होगी लेकिन पेल्विक मैस की वजह से प्रेशर सिम्टम्स हो गए सिंपल, उसके साथ प्रेजेंटेशन हो सकती है। सब फर्टिलिटी के साथ या मिसकैरेज की कंप्लेंट के साथ ये आ सकते हैं पेशेंट्स। प्रेवलेंस इनकी 25% है। उनका जो रिस्क इंक्रीज़ करता है फाइब्रॉइड का उसमें नली पैरिटी है, अर्ली मेनार्क है, और इसके अलावा जो डाइट रिच इन रेड मीट है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, इसके अलावा रिड्यूस्ड पैरिटी है, यंग एज है या फैमिली हिस्ट्री ऑफ फाइब्रॉइड है, तो ये इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। जो प्रोटेक्टिव रोल प्ले करेंगे उसमें OCPs हैं, मायरीना है, यानी प्रोजेस्ट्रोजेंस हैं, स्मोकिंग है, तो इनसे इसका जो रिस्क है, या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्सरसाइज है, डाइट है, हेल्दी डाइट, तो इससे इनका इंसिडेंस कम होता है। प्रेगनेंसी में 5% केसेस में रेड डिजनरेशन देखी गई। ये क्या होता है, ये फाइब्रॉइड के अंदर अल्टर्ड वेस्कुलरिटी डेवलप होती है जिसकी वजह से जो है ना जिसको हम रेड डिजनरेशन बोलते हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, उसमें जो नॉर्मल स्मूथ मसल सेल्स है वो एबनॉर्मल मायोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ इंक्रीज करती है और B9 ट्यूमर्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ दीज एबनॉर्मल
मायोसाइट्स होगी लीडिंग टू स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड ट्यूमर्स। जो इनके ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के, वो नॉर्मल मायोमीडियम के निस्बत जो है ना इंक्रीज रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स की, उसकी वजह से इनकी ग्रोथ जो है ना ज़्यादा हो जाएगी मायोसाइट्स की। विद इन द यूट्रस एंजियोजेनेसिस हो रही होती है, ये न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन होती है रिस्पॉन्स टू साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस इन द स्टीरॉयड हार्मोन्स। और उस जो फाइब्रोइड होते हैं वो खुद ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं, इनके इर्द गिर्द यूट्रस के अंदर जो है ना एबनॉर्मल ब्लड वेसल प्रोलिफरेशन हो रही होती है, लीडिंग टू हाइपोथेसिस दैट एबनॉर्मल एंजियोजेनेसिस इज प्लेज अ की रोल इन डेवलपमेंट ऑफ फाइब्रोइड्स। विद इन फाइब्रोइड्स अल्टर्ड एक्सप्रेशन होती है वेरियस ग्रोथ फैक्टर्स की, जिसमें एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, वेस्कुलर EDF है, इसके अलावा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा है, और जो कि ग्रोथ में अहम रोल प्ले करते हैं। और इनके एबनॉर्मल रिस्पॉन्सेज जो से होते हैं ना, वो रिस्पॉन्स टू फिजियोलॉजिकल फ्लक्चुएशंस होती हैं ऑफ ओवेरियन स्टेरॉयड हार्मोन्स। इसके अलावा जो है डिफरेंट जो हैं फाइब्रोइड से डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर, साइज, साइट एंड बिहेवियर। जो इनमें डिफरेंट हेटेरोजेनिटी देखी गई है ऑन द बेसिस जेनेटिक फैक्टर्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ B9 फाइब्रोइड टू हाईली मैलिग्नेंट लियोमायोसार्कोमा वाज थॉट टू अकर इन स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ केसेस। वो भी हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंशिएट हो रहा होता है फ्रॉम फाइब्रोइड, और या फिर इसका फाइब्रोइड के साथ कोई लिंक भी है, यानी समटाइम्स ये भी जेनेटिक स्टडीज़ की गई हैं कि सार्कोमा की डिफरेंट ओरिजिन होती है, फाइब्रोइड से ओरिजिनेट नहीं कर रहे होते। मैनेजमेंट क्या है इसकी? मैनेजमेंट में जो की पॉइंट्स है वो हैं एज एंड रिप्रोडक्टिव विशेस क्या है पेशेंट की। इन्वेस्टिगेशन सब कराओगे जब पेशेंट एक सिंपल HMB के साथ आपके पास आती है, तो उसमें सबसे पहले आप मेडिकल मैनेजमेंट देते हो। अगर उसका यूट्राइन साइज़ भी 10 to 12 वीक से कम है, तो उसमें आप अगर मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाती है, या फिर उसका यूट्राइन साइज 10 to 12 वीक से बड़ा है और HMB की कंप्लेंट के साथ है, तो फिर आप उसमें इन्वेस्टिगेशन करोगे। उसमें CBC हो गया, इसके अलावा ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड होता है, पर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी आप कर सकते हो, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी करोगे अगर 12 वीक से बड़ा साइज़ का यूट्रस है। इसके अलावा TFTs जो हैं वो थायराइड फंक्शन टेस्ट अगर सिम्टोमेटिक है पेशेंट, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, अगर फैमिली हिस्ट्री है, को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है पेशेंट की अपनी सिंस मिनार उसको ब्लीडिंग हो रही है, और इसके अलावा जो है उसमें आप करोगे वॉन विलिब्रेंट फैक्टर। और फेरेटिन का भी जो है गाइडलाइंस में मेंशन नहीं है कि आपको कराना ज़रूरी है। CBC काउंट आप करा लेते हो और साथ में आप ये इन्वेस्टिगेशंस कराते हो। TVS MRI है, हिस्टेरोस्कोपी है, या ट्रांसवेजाइनल सेल एंड इन्फ्यूजन सोनोग्राफी है, ये डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी को तीनों जो है वो इम्प्रूव करते हैं। जो लियोमायोसार्कोमा अगर पेशेंट आता है और ग्रोथ उसकी इंक्रीजिंग इन साइज है, पेरीमिनोपॉजल है या पोस्ट मिनोपॉजल भी, या डिस्पाइट द यूज़ ऑफ GnRH एनालॉग, साइज़ बढ़ है उस पेल्विक मैस का, और उसमें जो है सॉलिटरीली यानी ओवल शेप की 8 सेंटीमीटर से बड़ा साइज़ है, तो उसमें आप सस्पेक्ट कर सकते हो लियोमायोसार्कोमा, और उसमें गैडोलिनियम एनहांस्ड MRI का रोल होता है। इसके अलावा इस लियोमायोसार्कोमा में LDH आइसोएंजाइम 3 जो है ना ये रेज्ड मिलेंगे आपको। इसका जो इंसिडेंस है वो जो है वो 0.64 पर 1 लाख पर ईयर है, और जबकि इसकी जो प्रेवलेंस है वो 0.14% है। रैपिड इलाजमेंट होगी, और अंडर द एज ऑफ 40 जो है ना रेयर है, 40 से ऊपर ही एज होगी पेशेंट की, तो उसमें जो है ना आप सस्पेक्ट कर सकते हो लियोमायोसार्कोमा को। टाइप्स ऑफ फाइब्रोइड्स में 0 एपिडेंक्लेटेड होता है, टाइप 1 जो होते हैं लेस देन 50% इंट्राम्यूरल होते हैं, टाइप 2 जो तो ग्रेटर देन 50% इंट्राम्यूरल होते हैं। एंडोमेट्रियल बायोप्सी का क्वेश्चन होता है किन पेशेंट्स में करोगे? उन पेशेंट में इनकी एज ग्रेटर देन 45 है, फेल्ड मेडिकल ट्रीटमेंट है, या जिनमें रिस्क फैक्टर्स फॉर एंडोमेट्रियल CE हैं, जिसमें टाइप 2 डायबिटीज़ है, ओबेसिटी आता है, अनअपोज एस्ट्रोजन थेरेपी है, टेमोक्सिफेन थेरेपी है, HRT है, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल ओवेरियन या ब्रेस्ट CA है, या एंडोमेट्रियल CA है, तो उनमें जो है आप एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग कर रहे होते हो, या पोस्ट मेनोपॉजल है तो उसमें भी आप करते हो। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जो होती है ना, उसमें सबसे पहले जो है ना आप एनीमिया को साथ में ट्रीट करोगे, और साथ ही साथ फर्स्ट लाइन जो होती है ना NSAIDs और ट्रानेक्सामिक एसिड है। NSAIDs पेन को कंट्रोल करेगा, ब्लड लॉस में रोल प्ले नहीं करते, जबकि ट्रानेक्सामिक एसिड जो है ना वो 50% ब्लड रिडक्शन कॉज करेंगे। इसके अलावा OCPs आप यूज़ कर सकते हो। OCPs का जो है वो एक स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने बताया कि 50% रिडक्शन इन मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस देखा गया है विद हाई डोज OCPs इन वीमेन विद क्लिनिकली डायग्नोस्ड फाइब्रोइड्स, तो उसमें देखा गया है। लेकिन while the use of combined pill is not contraindicated in women with fibroids who desire contraception, available data suggests that it has limited effectiveness in the control of HMB, particularly when this is associated with anemia। ठीक है, एनीमिया भी है पेशेंट को, HMB के साथ आती है, तो उसमें OCPs का रोल है लेकिन लिमिटेड रोल बताया गया है। मायरीना है,
इसके अलावा ऑप्शन लीवोनोर्जेस्ट्रोल रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन सिस्टम, इसमें उन्होंने बताया कि अगर यूट्राइन साइज़ जो है ना वो कैविटी डिस्टॉर्शन नहीं है सिग्निफिकेंट और 3 सेंटीमीटर से कम साइज़ के फाइब्रॉइड्स हैं तो उसमें आप जो है ना मायरीना यूज़ कर सकते हो। अगेन जो है वो इसमें एक्सपल्जन का उसको बताना है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग का बताना है, रिस्क आपने उनको बता देने हैं। इसके अलावा ऑप्शन आती है प्रोजेस्टेरोजेंस की और एंड्रोजेंस की। जो प्रोजेस्टेरोजेंस हैं उसमें इवन इन हाई डोजेज श्रिंक नहीं करते फाइब्रॉइड को, लेकिन इनका ये है कि ये जो प्योरली सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड होते हैं उसमें ओरल प्रोजेस्टेरोन का रोल है और ये इफेक्टिव होते हैं फॉर HMB। इसको 21 डेज़ के लिए देंगे आउट ऑफ 28 डेज़। और लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ डिपोर्ट मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट जो है मे प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ फाइब्रॉइड्स, बट देयर इज़ नो एविडेंस टू सपोर्ट इट्स यूज़ फॉर फाइब्रॉइड रिलेटेड सिम्टम्स। यानी कि ये डेवलपमेंट को तो प्रिवेंट करेगा, लेकिन एक दफ़ा डेवलप हो जाते हैं फाइब्रॉइड तो उसके रिडक्शन में रोल प्ले नहीं करते, लेकिन HMB में रोल है इनका। इसके अलावा जो एंड्रोजेंस होते हैं डेनाजोल या फिर एंड्रोजेनिक एंटी प्रोजेस्टेरोन होता है गैस्ट्रिनोन, इनका रोल उन्होंने बताया कि ये फाइब्रॉइड साइज़ को भी रिड्यूस करेंगे और साथ में HMB यानी ब्लड लॉस को भी कम करते हैं और शॉर्ट टर्म फाइब्रॉइड रिलेटेड सिम्टम्स को क्योर करेंगे। और इसमें भी जो गैस्ट्रिनोन है ना एज़ कम्पेयर टू डेनाजोल उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं कम हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो एंटी प्रोजेस्टेरोन है मीफीप्रोस्टोन, जो कि 5 और 10 मिलीग्राम डोजेज में देके उन्होंने देखा है ओवर द पीरियड ऑफ 3 to 6 मंथ्स। और इनसे उन्होंने देखा कि फाइब्रॉइड के वॉल्यूम पे इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन ब्लड लॉस जो है इससे काफ़ी हद तक जो है वो कम हुआ है। और इसके अलावा जो है एक ऑप्शन है सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर यूलिप्रिस्टल एसीटेट, इसको उन्होंने कंपेयर किया विद GnRH एनालॉग। जो यूलिप्रिस्टल एसीटेट है उसको उन्होंने 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम की डोजेज में देखा और दे के चेक किया ओवर पीरियड 13 वीक्स। 70% में एमेनोरिया उन्होंने अचीव किया और विद इम्प्रूवमेंट इन हीमोग्लोबिन हेमाटोक्रिट। फाइब्रॉइड वॉल्यूम जो है रिड्यूस हुआ बाय 25% ट्रीटेड विद 10 मिलीग्राम एंड 12% ट्रीटेड विद 5 मिलीग्राम ऑफ यूलिप्रिस्टल एसीटेट। और उन्होंने जब कंपैरिजन किया इसका यूलिप्रिस्टल एसीटेट का विद GnRH एनालॉग तो उसमें उन्होंने क्या डिफरेंस देखा कि जो GnRH एनालॉग है उससे एमेनोरिया हुआ विद इन 21 डेज़, जबकि यूलिप्रिस्टल एसीटेट से विद इन 7 डेज़ जो है ना वो पेशेंट एमेनोरिक हो गई। इसके अलावा जो दूसरा इसका बेनिफिट हुआ कि जो रिकरेंस है ना फाइब्रॉइड की वो आफ्टर रिकरेंस फाइब्रॉइड की जो है ना वो GnRH एनालॉग के साथ ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू यूलिप्रिस्टल एसीटेट, और इसमें स्लो रीग्रोथ होती है फाइब्रॉइड की। और तीसरा बेनिफिट जो यूलिप्रिस्टल एसीटेट का था वो ये था कि इससे जो साइड इफेक्ट्स है 10% केसेस में देखे गए एज़ कम्पेयर टू GnRH एनालॉग जिसमें साइड इफेक्ट्स जो हैं वो 40% तक देखे गए हैं। लेकिन जो इसका बेनिफिट है GnRH एनालॉग का ओवर यूलिप्रिस्टल एसीटेट वो ये था कि इससे जो है वो सिग्निफिकेंट वॉल्यूम रिडक्शन देखी गई थी 47% एज़ कम्पेयर टू 20 to 22% जो कि यूलिप्रिस्टल एसीटेट से देखी गई है। और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बिफोर सर्जरी फॉर 3 मंथ्स रिकमेंडेड है। UK में आप इसको यूलिप्रिस्टल एसीटेट को प्रेस्क्राइब कर सकते हो और इसका ड्यूरेशन एक्सटेंड करके उन्होंने जो है वो विद 1 जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें रेस्ट दे के आप नेक्स्ट साइकिल आप उसको दे सकते हो। ओवरऑल 4 कोर्सेज ऑफ ट्रीटमेंट आप मेडिकल मैनेजमेंट आप कर सकते हो फाइब्रॉइड एसोसिएटेड सिम्टम्स के लिए। जो GnRH एनालॉग है ये लॉन्ग टर्म रजीम है, 3 मंथ से ज़्यादा अगर आप इसको देते हो तो इसके साथ एड बैक थेरेपी आप दे सकते हो जिसमें टाइबोलोन है लिवियल टैबलेट के नाम से आएगी, आप दे सकते हो एज एन HRT। अदरवाइज बोन लॉस का उसमें होता है और ये फाइब्रॉइड श्रिंकेज को मेंटेन करेगी और सिम्टम रिलीफ करेगी वाइल रिड्यूसिंग वेजोमोटर सिम्टम्स एंड प्रिवेंटिंग बोन लॉस। और सेकंड आप HRT के तौर पर जो दे सकते हो वो लो डोज ओरल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोजेंस हैं, कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आप दे सकते हो। कॉम्बिनेशन HRT में जो है क्लाइमिन के नाम से आती हैं टैबलेट्स और ये रिलीव करती हैं हाइपो एस्ट्रोजेनिक साइड इफ़ेक्ट्स को और प्रोटेक्ट करती हैं बोन को और लेस कॉस्टली हैं एज़ कम्पेयर टू टाइबोलोन। यानी 2 तरह की होगी, एक टाइबोलोन है और दूसरी क्या है क्लाइमिन। और HRT का पोस्ट मीनोपॉजल वीमेंस में या पेरीमीनोपॉजल में क्या रोल है, तो उसमें उन्होंने बताया कि ओवरऑल जो EBM में लिखा है कि इसमें आपने पेशेंट को गाइड करना है कि उसमें ब्लीडिंग प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा हो सकती हैं और फाइब्रॉइड का जो नॉर्मली पोस्ट मीनोपॉजल में रिग्रेस कर जाते हैं वो रिग्रेशन पीरियड भी जो है ना वो भी डिले हो सकता है, तो इसलिए HRT इन पेशेंट्स में ना देना बेहतर है।
सर्जिकल ट्रीटमेंट में जो है वो हिस्टेरोस्कोपिक सर्जरी है। ये फाइब्रोइड्स अगर जो है 3 to 5 सेंटीमीटर के हैं, टाइप 0 या टाइप 1 के फाइब्रोइड है तो उसमें आप कर सकते हो। साइड इफेक्ट हिस्टेरोस्कोपिक सर्जरी का क्या है, फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, हेमरेज इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर परफोरेशन भी हो सकती है। और 65 to 89% केसेस में जो है ना ओवर द अप टू 15 ईयर्स आप फॉलोअप देखा गया कि ये मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स को रिलीव करता है। अच्छा, टाइप 2 में भी आप यूज़ कर सकते हो हिस्टेरोस्कोपिक रिजेक्शन, लेकिन उसको प्री ट्रीटमेंट आपने GnRH एनालॉग देना है ताकि उसकी साइज़ रिडक्शन हो सके। और इसके अलावा उन्होंने जो है इसमें मेंशन किया है कि फॉर वीमेन विद एसिम्टोमेटिक सब म्यूकोजल फाइब्रोइड्स हु आर ट्राइंग टू कंसीव नेचुरली और विद द एड ऑफ IVF रिमूवल बाय रिजेक्शन इज़ रिकमेंडेड। तो उसमें आप रिकमेंड कर सकते हो इसको। इसके अलावा जो ऑप्शन होता है वो है एब्डोमिनल मायोमेक्टमी। मायोमेक्टमी जो है वो इन पेशेंट में जो फ्यूचर फर्टिलिटी को प्रिजर्व करना चाहती हैं। इसमें रिकरेंस 62% है ओवर 5 ईयर पीरियड, रिकरेंस ज़्यादा है। दूसरा इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो हेमरेज की होती है, जिसके लिए पेरीसर्वाइकल टॉनिक अप्लाई करते हैं या ट्रानेक्सामिक एसिड माइजोप्रोस्टोल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ एक दो चीज़ें और मेंशन है, उसमें है जिलेटिन थ्रोम्बिन मैट्रिक्स है, और इसके अलावा जो है केमिकल डिसेक्शन है विद मेसना, जो कि हम अपने सेटअप में नहीं कर रहे होते। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन जो है कैन बी यूज्ड प्रायर टू मायोमेक्टमी इन सिलेक्टेड केसेस। आप वो यूज़ कर सकते हो, या GnRH एनालॉग यूज़ कर सकते हो फॉर ह्यूज फाइब्रोइड्स प्रायर टू मायोमेक्टमी। ये ऑपरेटिव ब्लड लॉस को जो है वो कम करते हैं। इसके अलावा वीमेन को अपने काउंसिल करना है इन मायोमेक्टमी के 1% रिस्क ऑफ इमरजेंसी हिस्टेरेक्टमी होता है इन द केस ऑफ सिवियर ऑपरेटिव हेमरेज। सब सिरोजल और जो इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड्स हैं कैन बी रिमूव लेप्रोस्कोपिकली, और इसमें लेकिन उनका जो साइज़ है वो 8 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, और 3 या 3 से ज़्यादा फाइब्रोइड नहीं होने चाहिए, 3 से ज़्यादा फाइब्रोइड ना हो, और साइज़ उनका 8 सेंटीमीटर से कम हो तो लेप्रोस्कोपिकली आप उनको रिमूव कर सकते हो। लेकिन इसमें जो अगर बड़े साइज़ के होते भी हैं तो उसमें आपने टेक्निक यूज़ करनी होती है मॉर्सिलेशन, जिसमें ये प्रॉब्लम होती है कि उसमें सीडिंग हो जाती है फाइब्रोइड के फ्रेगमेंट्स की विद इन द पेरिटोनियल कैविटी लीडिंग टू पैरासिटिक फाइब्रोइड्स, जो कि बाद में प्रॉब्लमेटिक होते हैं। सेकंड ये कि लियोमायोसार्कोमा अगर स्पेक्ट आ रही हो तो उसमें अगर लेप्रोस्कोपिक टेक्निक में आप मॉर्सिलेशन यूज़ करते हो तो वो स्प्रेड कर सकता है। तो आपने इन रिस्क को देखना है। और जो लेप्रोस्कोपी है वो एक तो फास्टर रिकवरी है, ब्लड लॉस कम होता है, ओवरऑल कॉम्प्लिकेशन भी इससे कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू ओपन सर्जरी। और अगर ह्यूज फाइब्रोइड है उसको अगर आप निकालना चाहते हो तो मॉर्सिलेशन के अलावा एक और टेक्निक है ओपनिंग अप ऑफ अपर विजाइना, उसको आप करके उसको रिमूव कर सकते हो ताकि लेप्रोस्कोपिक अप्रोच का बेनिफिट जो है वो पूरा उठाया जा सके उससे। नेक्स्ट जो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन है, ये किन पेशेंट्स में करोगे जिनमें सिम्टोमेटिक फाइब्रोइड्स हैं, जो फ्यूचर फर्टिलिटी नहीं चाह रही और इनमें कोई इन्फेक्शन वगैरह ना नहीं है, तो आप इनमें जो है ना यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कर सकते हो। और इसमें प्रायर आप MRI कर लेते हो, अगर फॉर एग्जांपल कोई मैलिग्नेंट सस्पिशन है तो उसमें MRI करके आप उसको रूल आउट कर लोगे। और इसमें क्या टेक्निक होती है कि पॉलीविनाइल अल्कोहल आप इंजेक्ट करते हो और इनटू द यूट्राइन आर्टरीज वाया दी पर 1 और बोथ फेमोरल आर्टरीज, और ये अंडर रेडियोलॉजिकल गाइडेंस आप इसको यूज़ कर रहे होते हो। इसमें क्या होता है कि पोस्ट एम्बोलाइजेशन सिंड्रोम हो सकता है, जो कि 16 to 18% केसेस में देखा गया है। इसमें माइल्ड फेबरल रिएक्शंस होते हैं। इसके अलावा पोस्ट प्रोसीजर पेन होता है, स्वेयर इस्कीमिक पेन, उस जिसके लिए आपको बाद में ओपियोइड एनाल्जेसिया चाहिए होता है, अदरवाइज ये लोकल एनेस्थीसिया में प्रोसीजर परफॉर्म किया जा सकता है। और इसके अलावा इसमें लॉन्ग टर्म में वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, डिलेड पैसेज ऑफ इन्फेक्टेड सब म्यूकोजल फाइब्रोइड हो सकता है, ओवर द एज 45 जाके ओवेरियन फेलियर में जा सकती है पेशेंट। और जो इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है उसमें क्या चीज़ है कि उसमें अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है, रीसेंट पेल्विक इन्फेक्शन है, एसिम्प्टोमेटिक फाइब्रोइड्स हैं, या फिर डाउट अबाउट द नेचर ऑफ पेल्विक मैस है, तो उसमें आपने यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन नहीं करनी है। नेक्स्ट जो ऑप्शंस हैं वो हैं सर्जरी से कंपेयर किया जाए अगर यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन को, तो इसकी माइनर कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी होती हैं। अदरवाइज़ ये सिंपल प्रोसीजर है, शॉर्ट हॉस्पिटल स्टे है, फास्टर रिकवरी है, तो ये बेहतर होता है। इसमें जो फॉलोअप है 1/3 केसेस में फॉलोअप किया गया है फॉर री एम्बोलाइजेशन या फिर फॉर सर्जरी या डिफरेंट वजाइनल प्रोसीजर्स या हिस्टेरोस्कोपिक टेक्निक्स के लिए, जबकि जो सर्जरी परफॉर्म कर दी जाए तो उसके बाद सिर्फ 4 to 10% में फॉलोअप देखा गया है पेशेंट्स में। और अगर मायोमेक्टमी से आप यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन को कंपेयर करें तो मायोमेक्टमी में रिकरेंस जो है वो 60% यहाँ एक स्टडी हुई है उसमें बताई गई है, जबकि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन में जो है रिकरेंस ओनली 7% है।
तो रिजल्ट्स टू डेट स्ट्रॉन्गली सपोर्ट द यूज़ ऑफ यूट्राइन आर्टरी एम्बुलेशन फॉर सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड्स। MRI गाइडेड फोकस्ड अल्ट्रासाउंड क्या होता है? इट्स अ हाई एनर्जी हाई बीम फॉर अल्ट्रासाउंड टू अल्ट्रासाउंड बीम होती है टू डिस्ट्रॉय द फाइब्रॉइड टिश्यू बाय द हेल्प ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस इन कंजक्शन विद MRI थर्मल मैपिंग सिस्टम टू विजुलाइज द एनाटमी एंड मॉनिटर द टेम्परेचर ऑफ द टिश्यू। इसमें 50 to 80% सिम्टम्स जो है ना उनका कंट्रोल देखा गया है। रिडक्शन इन फाइब्रॉइड वॉल्यूम 10 to 25% केसेस में थी, और जो फेलियर है प्रोसीजर का वो 30% केसेस में देखा गया है। इस प्रोसीजर का ये है कि ये एक फाइब्रॉइड पे काफ़ी टाइम लेता है, 2 से 4 घंटे लेगा, और फाइब्रॉइड का साइज़ भी जो है वो भी छोटा होना चाहिए और 10 सेंटीमीटर से कम हो। इसके अलावा फाइब्रॉइड किसी जो है 4 फाइब्रॉइड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस में अगर नियर टू बोवल है, ब्लैडर है या सेक्रम है, या नॉन इनहेंसिंग पेडेंकुलेटेड फाइब्रॉइड्स हैं, या प्रेजेंस ऑफ सर्जिकल स्कार्स हैं, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। तो ड्यू टू these factors up to 40% of the women may be technically ineligible for the treatment, and this is in contrast to uterine artery embolization where over 90% are technically eligible। और इसके अलावा जो MRI guided focused ultrasound has been approved by the FDA in USA for treatment of women not desiring future fertility। अदर कंजर्वेटिव ऑप्शन है एंडोमेट्रियल एब्लेशन का। यहाँ लिखा हुआ कि आप परफॉर्म कर सकते हो अगर फाइब्रॉइड का साइज 3 सेंटीमीटर से कम है या सिग्निफिकेंट कैविटी डिस्टॉर्शन नहीं हुई तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हिस्टेरेक्टमी डेफिनेटिव क्योर है फॉर फाइब्रॉइड्स विद HMB और जिनको चाइल्ड बेयरिंग फ्यूचर में नहीं चाहिए। एब्डोमिनल रूट भी मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है, एब्डोमिनल रूट। इसके अलावा विजाइनल अप्रोच भी यूज़ की जा सकती है। अगर फाइब्रॉइड बड़ा है तो पहले GnRH दे के फिर अपने विजाइनली रिमूव कर सकते हो उसको। बाकी उन्होंने नेक्स्ट ये लिखा है कि लेप्रोस्कोपिक मॉर्सुलेशन शुड बी अवॉइडेड इन वीमेन ओवर द एज ऑफ 40 विद क्लिनिकल और इमेजिंग फीचर सजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंट नेचर ऑफ ट्यूमर, या जिसमें सस्पिशन है तो उसमें आपने जो है ना ओवर द एज ऑफ 40 आपने अवॉइड करना है मॉर्सुलेशन टेक्निक्स को, कि उसमें पैरासिटिक फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं और जो है वो मेट्स हो सकते हैं, ठीक है, स्प्रेड ऑफ ट्यूमर हो सकता है। HMP की गाइडलाइन, नाइस गाइडलाइन क्या कहती है कि HMP की कंप्लेंट के साथ पेशेंट आती है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ, तो आपने उसको अगर उसको जो है मैनेजमेंट ऑफर करनी है तो फिजिकल एग्जामिनेशन भी नहीं करना, उसको डायरेक्ट मेडिकल ट्रीटमेंट आप दे सकते हो। अनटिल एंड अनलेस उसमें आपने माइरिना यूज़ करनी है या फिर उसको कोई एसोसिएटेड और भी सिम्टम्स हैं, साथ में कोई कोमोर्बिडिटी है, तो फिर आप फिजिकल एग्जामिनेशन भी करोगे पेशेंट की। और HMP की पेशेंट के साथ आपने साथ ही CBC करा लेना है। बाकी फर्दर टेस्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है, जिसमें फेरेटिन नहीं आप कराते फर्स्ट विजिट पे। थायराइड फंक्शन टेस्ट अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो कराएंगे। हार्मोनल प्रोफाइल नहीं करानी इन पेशेंट्स में। इसके अलावा वॉन विली ब्रांड डिजीज़ के लिए जो टेस्ट है, फैक्टर का टेस्ट है, वो भी नहीं कराना अनटिल अनलेस उसको जब से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, जब मिनार्की तब से अगर उसको कंप्लेंट है ब्लीडिंग की या फिर उसमें कोई पर्सनल या फैमिली हिस्ट्री है ब्लीडिंग डिसऑर्डर की, तो आप उसमें वॉन विली ब्रांड फैक्टर कराओगे। ये लैब टेस्टिंग के हवाले से हो गया। इसके अलावा फर्स्ट लाइन आपने मारीना ऑफ़र करनी है उसको। अगर मारीना पेशेंट डिक्लाइन करती है तो फिर आपने उसको नॉन हार्मोनल मेथड्स में NSAIDs और ट्रानेक्सामिक एसिड का बताना है, और हार्मोनल मेथड में उसको काउंसिल करना है रिगार्डिंग कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स एंड साइक्लिकल ओरल प्रोजेस्टेरोजेंस, ये आपने उसको ऑफर करने हैं। अगर इससे भी वो इसको डिक्लाइन कर देती है तो फर्दर आपने इसको एब्लेटिव टेक्निक्स बतानी है, एंडोमेट्रियल एब्लेशन की। इसके अलावा इसमें आप उसको जो है हिस्टेरेक्टमी की तरफ भी उसको लेके जा सकते हो। और फेल्ड मेडिकल ट्रीटमेंट अगर यूज़ करने के बावजूद ठीक नहीं हुई तो फिर आपने इसको बायोप्सी के लिए कंसिडर करना है पेशेंट को। और स्पेशली उन पेशेंट्स को जिनमें रिस्क फैक्टर्स हैं लाइक ओबेसिटी है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, टेमोक्सिफेन थेरेपी है, अनअपोज एस्ट्रोजन थेरेपी है, कोई फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, तो इसमें आपने बायोप्सी लेनी होती है। हिस्टेरोस्कोपी गाइडेड बायोप्सी बेस्ट है HMB में, और इसमें आपने रिस्क बताने हैं हिस्टेरोस्कोपी से प्रोसीजर क्या होता है। और लोकल में अगर पेशेंट जो है वो डिक्लाइन करती है तो फिर जनरल एनेस्थीसिया में आप उसको परफॉर्म करोगे। और बेहतर होता है कि स्टेरोस्कोपी के साथ ही आप पेशेंट को गाइड कर दो, अगर कोई पॉलिप वगैरह हुआ तो वहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और स्टेरोस्कोपी के साथ एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग भी आपने ले लेनी होती है और एक्सपर्टाइज होना चाहिए इसको परफॉर्म करते हुए। पेल्विक अल्ट्रासाउंड की इन पेशेंट्स में कराओगे जिनमें ओबीस पेशेंट है, डेक्सल मैस सस्पेक्ट करे हो, या यूट्राइन साइज पर एब्डोमिनल पैल्पेबल है, तो उनमें आपने जो है वो पेल्विक अल्ट्रासाउंड भी कराना है। और TVS जो है अगर यूट्रस टेंडर है, बल्कि है, पेल्विक पेन के साथ है, डिस्मेनोरिया है पेशेंट को, तो आप TVS परफॉर्म करोगे। और इसमें बेस्ट जो
जो सैम्पलिंग होती है और हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी जो है वो बेस्ट है। और जो पेशेंट्स फाइब्रोइड के साथ हैं उनमें अगर 3 सेंटीमीटर से कम का फाइब्रोइड है या आप उनमें एडिनोमायोसिस सस्पेक्ट कर रहे हो तो भी इसमें फर्स्ट लाइन जो है वो मायरीना होती है। अगर वो डिक्लाइन करती है या ट्रीटमेंट फेलियर है इसकी वजह से तो फिर आप नेक्स्ट फर्दर ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ जाओगे। फाइब्रोइड साइज़ अगर 3 सेंटीमीटर से बड़ा है या सिग्निफिकेंट कैविटी डिस्टॉर्ट की हुई है उसने, तो फिर आपने जो है उसको जो उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस और फार्माकोलॉजिकल इतनी इफेक्टिव नहीं होती, बट स्टिल आप दे सकते हो। यूलिप्रिस्टल एसिटेट मोस्ट इफेक्टिव है। बाकी जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जिसमें मायरीना है, COCs हैं, ट्रानिक्सामिक एसिड, NSAIDs हैं और प्रोजेस्टोजेंस हैं, तो इनका जो है ना इतना उस तरह से अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन यूलिप्रिस्टल एसिटेट में रीग्रोथ जो होती है फाइब्रोइड की वो स्लो होती है, तो आप ये ऑफ़र कर सकते हो। स्पेशली पेशेंट डिक्लाइन करती है सर्जिकल ट्रीटमेंट्स को, तो आप इसमें ये दे सकते हो। अदरवाइज़ आप इसमें अगर फर्टिलिटी डिज़ायर्ड है तो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन और साथ में उसको मायोमेक्टमी ऑफ़र कर सकते हैं। और अगर फर्टिलिटी डिज़ायर्ड नहीं है और एज भी पेशेंट की ज़्यादा है और वो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट चाह रही है और फेल्ड मेडिकल मैनेजमेंट है, तो उसमें आप फिर हिस्टेरेक्टमी की तरफ प्रोसीड कर सकते हो पेशेंट को।